Hello students, my name is Pinky, Assistant Professor, Department of Psychology, GD Government Girls College, अलवर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक के बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, या जिस परिभाषा को आज हम मानते हैं ये इस परिभाषा तक हम कैसे पहुंचे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा विषय के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में पहली बार मनोविज्ञान विषय लेते हैं। 12th तक उन लोगों ने नहीं पढ़ा होता है मनोविज्ञान के बारे में, तो पहली बार जब इस विषय को लेते हैं तो बहुत सारी आशंकाएं रहती है कि कैसा विषय होगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोगों को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप न केवल इससे अपनी समस्याएं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी समझ सकते हैं। कुछ बच्चे अपने इंटरेस्ट की वजह से ये सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ बच्चे आसपास के जो समस्याएं हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों मानव व्यवहार ऐसा होता है, क्यों कोई व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता है, तो इन समस्याओं या क्वेश्चंस के हल जानने के लिए या इनके आंसर्स जानने के लिए भी कुछ बच्चे ये सब्जेक्ट या ये विषय लेते हैं। और कुछ बच्चे मजबूरी की वजह से कि कहीं कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं मिल पाता तो बच्चे ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो बच्चे चाहे इंटरेस्ट की वजह से लें या किसी क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए लें या किसी भी मजबूरी में आकर ये विषय लें, उन्हें इस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि इस विषय को पढ़कर वो इसको अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में अपने आप को भी समझेंगे और दूसरे लोगों को भी समझ सकते हैं, तो इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान शब्द के बारे में। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले 1519 में शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोकल ने। ये एक फैक्ट है। उस फैक्ट के बाद हम बात करेंगे कि ये जो मनोविज्ञान शब्द है ये कहाँ से आया है। तो साइकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द है साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल या आत्मा, लोगोस मतलब स्टडी, साइंस या नॉलेज। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन या सोल की स्टडी की जाती है, ऐसा माना गया। जब इस शब्द का आविष्कार हुआ या इस शब्द को जब ग्रीक भाषा से लिया गया तो इसे एक आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना गया। अब हम इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जानेंगे कि आज जो हम इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में या एक स्वतंत्र विषय के रूप में जानते हैं, वो हम वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले 1879 में विलियम वुंड ने पहली लेबोरेटरी खोली थी लिप्जिग विश्वविद्यालय में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विलियम वुंड, क्योंकि पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा या स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त नहीं था। इसे फिलोसफी की एक ब्रांच माना गया था या दर्शन शास्त्र में एक विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाता था। तो इसके बाद 1879 में जब पहली लेबोरेटरी खोली गई, उसके बाद इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया। इसीलिए विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी अगर किसी विषय पर किसी विषय की लेबोरेटरी है, इसका मतलब वो क्या है? एक साइंस का सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसे एक विज्ञान का दर्जा भी दिया गया। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कोई चीज क्यों है इस बात का पता लेबोरेटरी में लगाया जाता है। लेबोरेटरी में एक सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। तो ये सब्जेक्ट एक तरीके से इसे एक साइंस का दर्जा मिला, एक विषय का दर्जा भी मिला और एक साइंस का भी, एक विज्ञान का दर्जा इसे मिला। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अध्ययन किसका किया जाता है। तो पहले जब इसे आत्मा का विज्ञान माना गया तो इसमें आत्मा का अध्ययन किया गया, लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई कि आत्मा दिखाई नहीं देती। कि जब आप कह रहे हो कि एक विषय जो है वो प्रयोगशाला में एक विषय का अध्ययन किया जाता है और ये एक विज्ञान का विषय है, तो क्या हम आत्मा का अध्ययन किसी प्रयोगशाला में कर सकते हैं? तो हम आत्मा का अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। तो कुछ समय तक ये माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विषय है, लेकिन धीरे धीरे इस बात का खंडन हुआ। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन फिर इसी से
इस बात का भी खंडन किया गया कि मन या मस्तिष्क ऐसा है जिसका अध्ययन हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, ना ही हमें दिखाई देता है, मन या मस्तिष्क दिखाई नहीं देता है। फिर धीरे धीरे जब विलियम वुंट ने ये प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो विलियम वुंट ने माना था कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान। चेतना से मतलब कि अभी हम जिस बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चेतना है, व्यक्ति अवेयर है अपनी चेतना, तो चेतना का विज्ञान माना गया। वुंट ने सबसे पहले माना, तो इनका एक स्कूल भी है, एक संप्रदाय है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें इन्होंने चेतना का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को। इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर से मतलब कि चेतना की संरचना कैसी है। तो चेतना के बारे में इन्होंने बताया कि चेतना के 3 तत्व है, संवेदन, भाव और प्रतिमा। इसके बाद हम आगे मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे, तब हम इसमें डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो वुंट और टिचनर ने ये माना कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं तो हम विषय वस्तु यानी उस विषय में हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसे चेतना का विज्ञान मान रहे थे, तब हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या था कि हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन कर रहे हैं, चेतना का अध्ययन कर रहे हैं। इस चेतना का अध्ययन करने के लिए हमारे पास विधि कौन सी है, किस मेथड से हम या किस विधि से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उस समय जो मेथड था वो इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण विधि था। अंतर्निरीक्षण मतलब अपने अंदर झांकना, यानी अपने बारे में बताना। मुझे खुशी हो रही है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ मुझे वास्तव में खुशी हो रही है या मुझे दुख हो रहा है। तो अपनी चेतना के बारे में, अपने मन के बारे में बताना है। जब ये आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान माना गया था, तब भी इसी विधि से क्या किया जाता था, इनका अध्ययन किया जाता था। हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, हमारे पास कोई ना कोई मेथड होगा जिससे हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर इसका खंडन किया गया कि चेतना भी दिखाई नहीं देती और प्रयोगशाला में उसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर व्यवहारवाद आया, इसके बाद हम आगे जाके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे, तब करेंगे। उसके बाद आया कि व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार जो हमें दिखाई देता है। अभी मैं हाथ हिला रही हूँ या पैर हिला रही हूँ, मुंह हिला रही हूँ या पेन से लिख रही हूँ, ये व्यवहार है। व्यवहार वो है जो दिखाई देता है। तो इस व्यवहार में भी 2 चीजों को शामिल किया गया, ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, कोवर्ट जैसे व्यक्ति के तौर में ओवर्ट में आएगा कि जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हूँ, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर है जिसे दूसरे लोग आसानी से देख सकते हैं। कोवर्ट बिहेवियर, सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, कोवर्ट बिहेवियर को भी शामिल किया जाएगा। कोवर्ट बिहेवियर से मतलब है व्यक्ति के थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स, ये उसके इमोशंस, ये सारे आएंगे कोवर्ट बिहेवियर में। तो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर दोनों को इसमें शामिल किया गया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार जो हमें दिखाई देता है और उस दिखने वाले व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज अगर हम मनोविज्ञान की परिभाषा का अध्ययन करें तो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अभी हम जो समझेंगे डेफिनेशन, उसमें हमें किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ तक पहुँच गए कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद हम बात जानेंगे कि मानसिक प्रक्रियाएं क्या चीज है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। अब इस सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यवहार क्या है, जिसे हम लेबोरेटरी में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार से हमारा मतलब है SR, मतलब स्टिमुलस। जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक आएगा तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा या प्रतिक्रिया करेगा। जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक आएगा तो व्यक्ति अनुक्रिया करेगा। उद्दीपक से मतलब वातावरण में उपस्थित वो सारी वस्तुएं जो हम अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए उद्दीपक है। और उन्हीं उद्दीपक से क्या है, प्राणी अनुक्रिया करता है। जैसे मुझे किसी ने आवाज दी तो ये आवाज मेरे लिए उद्दीपक है और मैंने कहा हाँ, या मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो ये क्या हुआ, एक व्यवहार हुआ। इस व्यवहार का अध्ययन हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं कि ये उद्दीपक आया और प्राणी ने ये अनुक्रिया की। अब ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है व्यवहार। इसका मेथड कौन सा होगा, कौन सी विधि से हम कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन से हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो आज हम मनोविज्ञान में जो सबसे अच्छी विधि मानते हैं, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन मेथड मानते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्व करना। हम किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं, व्यवहार का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार किसका, ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों।
पहले ये माना गया कि सिर्फ मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाद में ये हुआ कि मानव के साथ साथ पशुओं का या एनिमल के व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो मानव व्यवहार में ये दोनों चीजें शामिल होंगी। उसके बाद ये कि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजें भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति का परसेप्शन, उसका सेंसेशन, उसकी मेमोरी, उसकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को या व्यक्ति के पूरे पर्सनैलिटी को या व्यक्ति के व्यवहार को पूरे को प्रभावित करती हैं। तो हम ये मानेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान है। लेबोरेटरी में इसका अध्ययन किया जाता है, ये एक विज्ञान है। तो वैज्ञानिक अध्ययन सिस्टमेटिक या साइंटिफिक स्टडी की जाती है इसमें। तो हम यहाँ पूरी डेफिनेशन पर पहुंचेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कि मनोविज्ञान में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का, सिर्फ व्यवहार ही नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको किसी भी तरीके की किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि पहले मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्द। इन दो शब्दों से हमें पता लगता है कि उस समय आत्मा का विज्ञान माना गया इसे, या आत्मा का अध्ययन माना गया। उसके बाद विलियम वुंट ने जब पहले फर्स्ट लेबोरेटरी खोली, इसके बाद इसे एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चंस भी, छोटे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग पे पूछ लिया जाएगा। मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये पूछ लिया जाएगा। पहली प्रयोगशाला कब खोली गई, किसने खोली। तो इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान माना गया। इन तीनों का खंडन क्यों किया गया? क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती है और हम इनका लेबोरेटरी में अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया, व्यवहार जो दिखाई देता है, जिसका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अब इस SR के बारे में भी हम डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का। अगर ये परिभाषा एक तरीके से संपूर्ण परिभाषा मानी गई है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में पता लगे। आगे की वीडियो में हम इसके स्कूल से, इसके संप्रदाय के बारे में जानेंगे, जिसमें पूरी हिस्ट्री पता लगती है कि किस तरीके से पहला संप्रदाय कौन सा है, उन संप्रदाय के लोगों का क्या मानना था, उसके बाद कौन सा संप्रदाय है। इस तरीके से हम अगले वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जानेंगे। थैंक यू।